यूपीएससी प्रेप लैब, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक शर्मा। आज हमारा साइंस का सेकेंड लेक्चर है। आज हम इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। यहाँ पे हमारा प्राइम फोकस रहेगा उन चीज़ों के ऊपर जिसके ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई रहेगी। इसमें हम लॉन्च व्हीकल्स को कवर करेंगे एंड वेरियस इंडियन मिशंस के बारे में जानेंगे जो रिसेंट टाइम में आपके न्यूज़ में थे। तो आइए शुरुआत करते हैं एंड सबसे पहले आज के पहले टॉपिक के बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉन्च व्हीकल को। अब लॉन्च व्हीकल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर पहले ऑलरेडी एक दो बार क्वेश्चन आ चुके हैं। लॉन्च व्हीकल्स क्या होते हैं? जैसे एक एग्जांपल से आप इसे समझिए। मान लीजिए आपने दिल्ली से आगरा ट्रेवल करना है। अब आगरा ट्रेवल करने के लिए आप यूज कर रहे हो कार। तो यहां पे ये आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। तो ऐसे ही जब आपको स्पेस में ट्रेवल करना होता है, जो आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, ये आपका लॉन्च व्हीकल कहलाता है। अब ये जो लॉन्च व्हीकल है, इसमें अलग अलग टाइप के फ्यूल यूज किए जाते हैं। जैसे हमने सॉलिड फ्यूल के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने लिक्विड फ्यूल के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था एंड एडिशनली हमने क्रायोजेनिक फ्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो ये तीन टाइप के फ्यूल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। अब इसी से फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे, जहां पे आज हम टाइप ऑफ लॉन्च व्हीकल्स को देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से अलग अलग टाइप के आपको लॉन्च व्हीकल्स देखने को मिलते हैं। अब इसमें से एक दो के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ रखे हैं, मैं आपको साथ के साथ बता भी दूंगा। बट यहां पे अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, स्पेस हिस्ट्री की, तो हमें सबसे पहला जो लॉन्च व्हीकल देखने को मिलता है दैट इज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। इसका नाम क्या है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। इसके बाद सेकंड जो आपको याद रखना है, सेकंड है ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये दोनों अब हम अबेंडन कर चुके हैं, अभी हम यूज नहीं करते, बट क्योंकि हम स्टार्टिंग हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं इसकी, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन फिर हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आता है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपका जीएसएलवी यानी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। एंड इसके बाद हमने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बनाया था। एडिशनली अभी हम दो लॉन्च व्हीकल के ऊपर फोकस और कर रहे हैं। वन इज पुष्पक जो कि रीयूजेबल है, एंड दूसरा है आपका नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ये दो अभी अंडर डेवलपमेंट है। ये दो आपके हमने अभी यूज करने बंद कर दिए हैं। तो इन टोटल इंडिया के पास अभी ऑपरेशनल पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी यानी जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल एंड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएसएलवी, ये तीन लॉन्च व्हीकल आज की डेट में हमारे ऑपरेशनल है। तो लॉन्च व्हीकल जैसा मैंने आपको बताया कि एक तरह से आप ये कह सकते हो एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। लॉन्च व्हीकल क्या है? एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो आपकी सैटेलाइट एस्ट्रोनॉट या आप ह्यूमंस भी बोल सकते हो, बिकॉज आजकल आपका स्पेस टूरिज्म भी चल रहा है, उनको आउटर स्पेस में लेके जाता है। अब आउटर स्पेस आपका हमने लास्ट में पढ़ा था
कि भाई कार्बन लाइन से आगे जो भी है वो आपका आउटर स्पेस में आ जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि ये सैटेलाइट और ह्यूमंस को जो भी हमारी डिजायर्ड ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में लेके जाता है। अब इंडिया के हम स्पेस प्रोग्राम की बात करें तो 1980s में आपको स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल देखने को मिला था। तो सबसे पहले हम इसी लॉन्च व्हीकल से अपनी शुरुआत करेंगे। इसके फीचर्स वगैरह को जान लेते हैं, क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। कई बारी कंपैरेटिव क्वेश्चन आ जाता है तो थोड़ी बहुत पीछे की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहां पे सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 के बारे में हम समझ लेते हैं। अब देखो, ये पहला इंडिजिनस स्पेस व्हीकल था। ये क्या था? इंडिया का फर्स्ट लॉन्च व्हीकल था जिसे बिल्ड किया गया था 1980s में, तब 1980 में। अब इससे हमने जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश की थी वो थी आपकी रोहिणी 1। रोहिणी 1 वाज द फर्स्ट सैटेलाइट जो हमने इससे लॉन्च करने की कोशिश की थी। और जैसे हमने ये किया तो इंडिया बिकेम, विद दिस इंडिया बिकेम 6th कंट्री। कौन सी? 6वीं कंट्री बन गया था जो कि खुद का दोज हु कैन हैव देयर ओन सेल्फ लॉन्च व्हीकल के साथ, लॉन्च व्हीकल के साथ हम 6th कंट्री बन गए थे इसके साथ। अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं आपको देखने को मिलता बिकॉज इसमें कुछ चीजों की कमी थी। तो सबसे पहली चीज जो हमें देखने को मिलती है, ये एक 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल था और सभी स्टेज में, ऑल स्टेजेस यूज्ड सॉलिड फ्यूल। तो इसमें सभी स्टेजेस में हमने सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया था। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि इसकी पेलोड कैपेसिटी, पेलोड क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप एक बाइक का एग्जांपल लीजिए। एक बाइक के ऊपर आप और आपके फ्रेंड बैठे हैं, तो यहां पे इसकी पेलोड कैपेसिटी, आप दोनों का वेट हो गया, मतलब मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी क्या होगी? जितने ज्यादा वजन वाले इंसान उसके ऊपर बैठ सकते हैं। तो लेट्स से एक मोटरसाइकिल 150 किलो वजन को उठा सकती है, तो उसका पेलोड कैपेसिटी होगी 150 केजी, यानी 150 किलो। तो यहां पे इसकी जो पेलोड कैपेसिटी थी वो थी 40 केजी की। एंड ये सिर्फ और सिर्फ ओनली पेलोड को कहां पर लेके जा सकता था? आपके लोअर अर्थ ऑर्बिट में। कहां पे? लोअर अर्थ ऑर्बिट में। तो यहां पे ये आपका पहला लॉन्च व्हीकल है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में रीड करना बिकॉज कई बारी कंपैरेटिव क्वेश्चन आ जाता है अलग अलग लॉन्च व्हीकल, जैसे स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इन दोनों के बारे में आपको यूपीएससी पूछ सकता है, कंपेयर करवा सकता है कि दोनों में क्या फर्क है और क्या सिमिलैरिटी है। तो ये आपका पहला लॉन्च व्हीकल। अब इसके बाद जो दूसरा लॉन्च व्हीकल आया, दैट वाज हमारा ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो दूसरा लॉन्च व्हीकल ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब देखिए, ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम अपने पहले लॉन्च व्हीकल में पेलोड बहुत ज्यादा नहीं लेके जा पा रहे थे, तो इस वजह से हमने अपना सेकंड लॉन्च व्हीकल यहां पे बिल्ड किया। अब इसमें क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं? तो नंबर 1, ये आपका एक 5 स्टेज लॉन्च व्हीकल था। क्या था? 5 स्टेज का लॉन्च व्हीकल था। एंड इसमें भी ऑल स्टेजेस यूज्ड सॉलिड फ्यूल।
किसको इस्तेमाल किया इन्होंने? सॉलिड फ्यूल को इस्तेमाल। अब इसमें जो पेलोड कैपेसिटी थी स्लाइटली ग्रेटर थी। पेलोड आप 150 केजी तक यहाँ पे लेके जा सकते थे, ऑलमोस्ट उससे 3-4 टाइम ज्यादा थी। एंड इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट वो आपको देखने को मिली थी 1987 में। मतलब 7 साल के अंदर हमने अपना दूसरा लॉन्च व्हीकल यहां पे बिल्ड कर दिया था। अब ये अगेन इट कैन प्लेस 150 kg satellite into lower earth orbit. Is it clear? यहां पे जो ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसमें खास बात क्या थी कि आपने यहां पे 150 किलो तक की सैटेलाइट को आप प्लेस कर सकते थे। कहां पर? लोअर अर्थ ऑर्बिट में। और इसके साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि ये 5 स्टेज का था। अभी सॉलिड फ्यूल आप यूज कर रहे थे, वो एक अलग बात है। अब नेक्स्ट जो आपका आता है 1993 का आपका PSLV आता है। कोर अलोन सबसे पहले आया था। लेटेस्ट वर्जन उसका जो बना था 2007 में बना था, मोस्ट एडवांस वेरिएंट, जिसको आप एक्सेल के नाम से जानते हो। तो यहां पे हम बात करते हैं अब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की। यस, इतनी स्पेस बहुत रहेगी। तो अब बात करेंगे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की। सो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये पहली बार था जब हमने इसको डेवलप किया, तो हमने लिक्विड इंजन यानी विकास इंजन को बिल्ड किया था। तो इसमें खासियत ये है कि ये इसरो का वर्क हॉर्स है। आप कह सकते हो मोस्ट रिलायबल, जो मल्टीपल पेलोड को या मल्टीपल मिशन को सिंगल लॉन्च में कर सकता। इसमें एक खास बात यह भी है, मल्टीपल मिशंस या आप कह सकते हो मल्टीपल पेलोड को सिंगल लॉन्च में डिजायर्ड ऑर्बिट में प्लेस कर सकता। दैट वाज द बिगेस्ट थिंग विद दिस। आप ये मान के चलो, क्यों मैं इसे वर्क हॉर्स कह रहा हूं भाई, हमारा जो चंद्रयान था, चंद्रयान 1 इसी के थ्रू लॉन्च किया। फिर आपकी नेविक की कई सैटेलाइट्स को हमने इसी के थ्रू लॉन्च किया। इवन एस्ट्रोसैट इसी के थ्रू लॉन्च हुआ। एंड अगर आप देखेंगे तो मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम मिशन, वो भी इसी के थ्रू लॉन्च हुआ। अब इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टाइम हमने लिक्विड इंजन को यूज किया था, तो यहां पे जो फ्यूल था वो ड्यूल था। दैट इज फर्स्ट स्टेज आपका सॉलिड आ गया, फिर आपका लिक्विड आ गया। तो टोटल 4 स्टेज थी, ऑल्टरनेट पे सॉलिड लिक्विड यूज किया। तो ये इंजन जो था, इसमें जो इंजन की बात की जाए तो आपका 4 स्टेज इंजन था, जिसमें फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज जो थी वो आपकी सॉलिड की थी। देन सेकंड एंड फोर्थ जो थी स्टेज वो थी आपकी लिक्विड इंजन की। और इस इंजन को विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया था, जिसका नाम रखा गया था विकास इंजन। क्या नाम रखा गया था? विकास इंजन। अब इसमें एक खास बात थी कि इसके कई वेरिएंट्स हैं दो, बट आप ये कह सकते हो कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ पेलोड को अलग अलग जगह पे प्लेस कर सकता था। अब खास बात ये है, इसमें पेलोड को अगर आपने लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करना है, कहां पे? लोअर अर्थ ऑर्बिट पे, तो ऑलमोस्ट 1.7 टन या 1700 केजी की सैटेलाइट को आप प्लेस कर सकते हो इजीली। देन जियो सिंक्रोनस
ऑर्बिट में अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, सैटेलाइट को प्लेस करना है, तो आप 1400 किलो तक की सैटेलाइट को यहां पे प्लेस कर सकते हो। अब इसके 3 डिफरेंट वेरिएंट थे। जिसमें पहला जो वेरिएंट है दैट इज PSLV कोर अलोन। इसमें कोई भी स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स का हमने इस्तेमाल नहीं किया। फिर उसके बाद एक PSLV जनरल भी है, PSLV जनरल भी है, बहुत रेयरली इसे यूज करते हैं। और तीसरा है PSLV एक्सेल। ये आपका विद स्ट्रैप ऑन बूस्टर के आता है। अब हमने रॉकेट को तो देखा ही है, तो लेट्स से ये अपना रॉकेट है और ये आपकी कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल के बाद नीचे वाला हिस्सा आ गया। इसके साथ में एडिशनल यहाँ पर आपने 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, वैसे ये टोटल 4 भी हो सकते हैं। ये जो सिलेंड्रिकल्स आपको देखने को मिलते हैं ये आपके PSLV के साथ स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स हैं। इन स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स को कई बार आप हाफ स्टेज भी बोल देते हो, एक्सेल वेरिएंट में यूज होते हैं, या कई बार इसे 0 स्टेज भी बोला जाता है। सॉलिड फ्यूल को इसमें यूज किया जाता है, जनरली सॉलिड फ्यूल को इसमें यूज किया जाता है ताकि इनिशियली एक अच्छा थ्रस्ट मिले और आप हैवी लिफ्टिंग यहाँ पे कर सकें। जस्ट लाइक आप अगर वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट से पहले प्री एनर्जी ड्रिंक पी रहे हो या प्री वर्कआउट पी रहे हो या लेट्स से किसी भी तरह का सत्तू या कुछ भी पी रहे हो, तो वैसा ही आप इसे भी कह सकते, दैट इज देयर। ये आपका थर्ड वेरिएंट आ गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वेरिएंट बिल्ड किया गया था दैट वाज GSLV। आई होप इतने में आ जाइए। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इंडियन स्पेस हिस्ट्री की बात करें, दिस इज दी वन ऑफ द मोस्ट हेवीएस्ट लॉन्च व्हीकल है इसका, सिर्फ इंडिया का। भाई वर्ल्ड में इससे हैवी लॉन्चेस करते हैं बट इंडिया का ये हैवीएस्ट है। अब इसमें अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका फर्स्ट लॉन्च जो था वो लगभग 2001 में रहा था, जिसमें हमने GSLV मार्क 1 को लॉन्च किया था और उसके बाद सब्सिक्वेंटली हमने GSLV मार्क 2 को भी बिल्ड किया, GSLV मार्क 3 को भी बिल्ड किया। तो अभी मार्क 3 को हम यूज करते हैं और कई बार इसे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के नाम से भी आप जानते हो, दैट इज द सेम। थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह हुए हैं बट सेम। अब जो लास्ट वाला वेरिएंट है और फर्स्ट वाला वेरिएंट है, इसके बारे में थोड़ा आप देख लो। इसकी पेलोड कैपेसिटी अलग अलग है हर वेरिएंट के लिए, जैसा PSLV के केस में हमने देखा था। तो ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में लगभग 5 किलो तक की सैटेलाइट को आपकी लेके जा सकता है, 5 टन तक की, सॉरी नॉट केजी, टन। और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लगभग 2.5 टन तक की सैटेलाइट को ये लेके जा सकता है। अगर GSLV मार्क 3 की बात की जाए तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये 10 टन तक की आप सैटेलाइट को लेके जा सकते हो। एंड अगर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की बात की जाए, अभी रिसेंटली जो हैवीएस्ट लॉन्च है वो 4.4 टन के आसपास है। इनिशियली 4 टन के आसपास हम कहते हैं, तो वैसे 4 टन के आसपास कहते हैं बट हाँ, इसमें 4.4 टन तक हम लेके जा सकते हैं। अब ये आपकी किसी भी लॉन्च व्हीकल को किसी भी सैटेलाइट को किस ऑर्बिट में लेके जा सकता है, तो यस, दोनों ऑर्बिट में लेके जा सकता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट और इवन आपकी जियो स्टेशनरी या सिंक्रोनस ऑर्बिट।
इंजन की बात की जाए तो 3 स्टेज है, 3 स्टेज है। और फ्यूल की बात की जाए तो भाई ये फर्स्ट स्टेज सॉलिड रहती है, सेकंड स्टेज लिक्विड विकास इंजन, एंड थर्ड स्टेज में हम क्रायोजेनिक फ्यूल को यूज करते हैं, मतलब लिक्विड ऑक्सीजन एंड आपकी लिक्विड हाइड्रोजन। तो ये 3 स्टेजेस इसके रहते हैं। तो जब हम इसको लेके आए थे, इससे हमारे को काफी सारे बेनिफिट भी देखने को मिले थे। इसको बिल्ड करने के बाद, इवन बाद के भी व्हीकल जो हम बिल्ड कर रहे हैं उसमें भी यही हमारा एक उद्देश्य है। तो हम अपनी रिड्यूस करना चाहते हैं डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन प्लेयर। अभी क्या है कि भाई जैसे यूएस के साथ भी, फ्रांस के साथ भी, जैसे फ्रांस का एरियन है, जो आपका यूएस है, फाल्कन के साथ हम अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम रिड्यूस कर पाएंगे अपने फॉरेन डिपेंडेंसी को, अपनी सॉवरेनिटी को कहीं ना कहीं इंश्योर कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम इससे सॉवरन स्पेस प्रोग्राम को रन कर पाते हैं, स्पेस प्रोग्राम को। ये भी एक इसमें पॉजिटिव देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं फॉरेक्स का सोर्स भी है भाई। हम दूसरी कंट्रीज के लिए क्या करते हैं, अपने लाइक लॉन्च व्हीकल को यूज करते हैं, जिससे उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उनसे इसके बदले में हम पैसा लेते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो हमें जीएसएलवी के साथ देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो अगला आता है दैट इज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात की जाए तो सबसे पहली बात, कहते तो इसे 3 स्टेज है, बट लास्ट में एक वीटीएम यानी वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल को हम यूज करते हैं, जिसमें लिक्विड फ्यूल यूज करते हैं। तो आप ये मान के चलें, पहली चीज इसमें अगर हम इंजन की बात करें तो आपको 3 स्टेज इंजन देखने को मिलता है। कितना? 3 स्टेज इंजन, जिसमें अगर हम फ्यूल की बात करें, ऑल सॉलिड फ्यूल, तीनों स्टेजेस सॉलिड फ्यूल पे वर्क करेंगे। फाइनल अगर हम बात करें स्टेज एक देखने को मिलती है हमें, दैट इज मैंने आपको बताया था वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल। अब ये जो वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल है, ये आपका फाइनल जो ऑर्बिट की प्लेसमेंट होती है ना, मतलब जिस ऑर्बिट में उसे डालना होता है, थोड़ी बहुत उसमें 19-20 प्लेसमेंट करनी पड़ जाए, तो यहां पे आप लिक्विड फ्यूल को यूज करते हो। यहां पे आप लिक्विड फ्यूल को यूज करते हो। अब इसकी पेलोड कैपेसिटी कितनी है? पेलोड कैपेसिटी तो इट इज समवेयर अराउंड 500 kg, 500 किलो के आसपास। अब साथ के साथ यहां पे एक मेजर चीज जो आ जाती है, ये किस ऑर्बिट में लेके जा सकता है चीजों को, तो ये वैसे तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में लेके जाता है, बट इसमें भी बहुत ज्यादा हाइट तक नहीं, 500 किलोमीटर तक, अप टू 500 किलोमीटर, उससे ज्यादा नहीं। अब हमने इसको बिल्ड क्यों किया? देखो, कई बारी कई इंस्टीट्यूशंस या कुछ आप ये कह सकते हो कि यूनिवर्सिटीज की जो सैटेलाइट होती है उन्हें लॉन्च करना पड़ता है, तो इसमें कुछ बेनिफिट्स हैं। जैसे पीएसएलवी को बिल्ड करने में आपके महीनों का टाइम लगता है, ये दिनों में बिल्ड हो सकता है। तो इसमें लो टर्न अराउंड टाइम है, इसको बनाना बहुत इजी है। तो लो टर्न अराउंड टाइम इसकी एक खास बात है, तो ऑन डिमांड लगभग हफ्ते के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। अब ये डिमांड फिजिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जब आपकी डिमांड होगी तब आप लॉन्च कर सकते हो, तो ये आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेयर मिनिमम चाहिए होता है। अब बहुत ज्यादा जैसे
PSLV के केस में आपको बहुत ज़्यादा वो चाहिए होता है ना, लाइक लॉन्च पैड के अराउंड जो सर्विसेज, वैसा कुछ भी इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता। एंड मोर ओवर लो कॉस्ट है, तो जिसकी वजह से जैसे आपके ये जो इलॉन मस्क की कंपनी है, इन जैसी कंपनीज के साथ हम टक्कर ले सकते हैं। तो अभी 2 लॉन्च व्हीकल है जो अंडर डेवलपमेंट है। तो इनके बारे में मैं यही कहूंगा कि वैसे तो डाटा है मेरे पास, बट प्रॉब्लम क्या है कि विद टाइम ये चीजें चेंज हो जाती है अंडर डेवलपमेंट। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, गवर्नमेंट ने जब गगनयान मिशन के बारे में बात की थी तो उसमें कहा था कि भाई 2 मेल और 1 फीमेल एस्ट्रोनॉट को हम लेके जाएंगे। इनिशियली बात हुई थी कि 500 किलोमीटर तक की हाइट पे लेके जाएंगे, फिर 5 से 7 दिन लेके जाएंगे। अब जब तक ये प्रोग्राम आपका लॉन्च होगा तब तक आप देख रहे हैं कि अभी तो तीनों मेल हैं जिनको लेके जाएंगे, 4 सेलेक्ट किए हैं, 4 में से 4 के 4 मेल हैं, तो 3 मेल ही ऊपर एस्ट्रोनॉट जाएंगे हमारे, तो वो बात आ गई। फिर इसमें जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, उसको भी डिक्रीज कर दिया था, एंड मोर ओवर टाइम को भी डिक्रीज कर दिया। तो वही बात आ जाती है कि विद टाइम जो भी चीजें चेंजेस होंगी वो हम उस अकॉर्डिंगली थोड़ा ध्यान में रखेंगे। बट आपको नाम याद रखना है, पुष्पक एक है, ये आपका यूपीएससी पूछ ले कि भाई रिसेंटली न्यूज में था क्या है, तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है हमारा। ये एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें लॉन्च तो ये रॉकेट की तरह होगा, बट जब नीचे आएगा तो ये शटल जो है ये आपकी एज सच किस तरह से आएगी, एक एरोप्लेन की तरह लैंड करेगी। तो पहली चीज तो ये आ गई। दूसरी चीज ये जो आपको यहां पे याद रखनी है, दैट इज सूर्या। सूर्या हमारा नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल है, और इसमें हम ये सोच रहे हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर, हो सकता है कल को गवर्नमेंट इस डाटा को चेंज कर दे, हम 10 टन तक की सैटेलाइट को जो स्टेशनरी ऑर्बिट में ले जा सके, ताकि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए अभी भी हम फॉरेन कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उसको हम क्या कर सके, खत्म कर सके डिपेंडेंसी। अब हम बात करेंगे इंडियन सैटेलाइट सिस्टम्स की, तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम की, इसमें बहुत सारी सैटेलाइट्स आ जाती हैं, बट मेजर अगर हम बात करें तो कुछ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, और कुछ आपकी आप ये कह सकते हो कि रिसोर्सेज के लिए हमने यूज़ किए, तो वो भी हम सैटेलाइट्स के बारे में बात करेंगे। तो इंडियन सैटेलाइट सिस्टम जो अगर हम बात करें, दैट इज INS जो सिस्टम है, इनसैट सीरीज, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में। तो यहाँ से हम अपना इंडियन स्पेस प्रोग्राम की सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को समझेंगे, और सैटेलाइट को समझेंगे, और कौन कौन सी किस किस जगह पे यूज हुई है उसको भी हम समझेंगे। सभी सैटेलाइट को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट यस मेजर मेजर इनके कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेंगे, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो हम उसको इजीली एड्रेस कर सकें। तो ये इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको अक्सर आप इनसैट के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत, प्रोग्राम की शुरुआत स्टार्टेड इन 1988 के आसपास ये स्टार्ट हुआ था, 1988 के आसपास, जहां पर हमने सबसे पहले इनसैट 1B को लॉन्च किया, सेट 1B को लॉन्च किया। अब ज्यादातर ये जो इनसैट सीरीज की आपकी सैटेलाइट है, इनके कुछ कोर फंक्शंस हैं, फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। फंक्शंस में सबसे पहले, जैसे आप जो मैच देखते हैं, तो डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। फिर जैसे फॉर एग्जांपल आपने कई जगह पे देखा होगा, रिमोटेस्ट एरिया में हम मेडिसिन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो टेली मेडिसिन के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट काफी अच्छी खासी है। अब जैसे आपने देखा होगा डीडी के कई चैनल्स होते हैं जो एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो एजुकेशनल सर्विसेज के लिए इसके लिए भी इसको यूज किया जाता है। एंड उसके साथ साथ जैसे रेस्क्यू कम्युनिकेशन है,
इसके लिए भी इसको यूज किया जाता है। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट भी आप इसी के साथ जोड़ दो, क्योंकि यहीं पर ही आ जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। एडिशनली जो आपकी मोबाइल सर्विसेज हैं, डाटा सर्विसेज हैं, वो भी इसी के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। तो दैट इज द इनसेट सीरीज। बट इसमें याद रखना, अभी इनसेट की जगह हम जी सेट सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी इसका जो नया वेरिएंट है दैट इज जी सेट सर्विस। अब इसके अपोजिट जो दूसरी चीज आपको देखने को मिलती है दैट इज योर नेक्स्ट फॉर्म ऑफ सर्विसेज। मतलब ये एक अलग हमारी सैटेलाइट सर्विसेज हैं जो हम यूज करते हैं, दैट इज इंडियन रिमोट सेंसिंग सर्विसेज। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इसकी मतलब सैटेलाइट। तो अगेन इसकी भी शुरुआत आपको स्टार्टेड इन 1988। पहली सैटेलाइट हमने 1988 में लॉन्च की थी। अब इसमें भी डाइवर्स फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो फंक्शंस में सबसे पहली चीज जो ये प्रोवाइड करती है, मान लो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में आपको पोस्ट हार्वेस्ट कैलकुलेशन करनी कि भी कितनी हार्वेस्ट हुई है। तो सॉरी, एग्रीकल्चरल सर्वे में यूज होती है, खासकर पोस्ट हार्वेस्ट या क्रॉप इंश्योरेंस, वहां पे भी इसका यूटिलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। अब जैसे मान लीजिए आपने अलग अलग एरियाज में वाटर रिसोर्स को देखना है कि भाई कितना है क्या है, तो उसके लिए चाहे अंडरग्राउंड हो सरफेस वाटर, दोनों जगह पे इसका यूज है। फिर आपकी अर्बन प्लानिंग के अंदर यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये किस जगह पे यूज हो सकती है, तो अर्बन प्लानिंग के अंदर भी इसका यूज हो सकता है। अब जैसे स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी के अंदर हम इससे डाटा यूज कर रहे हैं। स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट है जो हमारा, उसमें हम यूज कर ही रहे हैं। फिर ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो रूरल डेवलपमेंट में भी इसका यूज होता है। आपको शायद नक्शा स्कीम के बारे में पता हो, जहां पे रूरल एरिया की मैपिंग को हम कर रहे हैं, तो उसमें भी इसका यूटिलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। अब इसके एडिशनली जैसे आपने कभी मिनरल एक्सप्लोरेशन करना हो, ठीक है जी, क्या करना हो, मिनरल एक्सप्लोरेशन, तो वहां पर भी इसका यूटिलाइजेशन रहेगा। एंड दिस इज नॉट द ओनली थिंग दैट इट हेल्प्स इन, इसके अलावा भी आपकी और बहुत से एरियाज हैं जिसमें इसका यूटिलाइजेशन रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को देखना है, तो आप CO2 की कंसंट्रेशन को इससे मेजर कर सकते हो। आपको अगर फॉरेस्ट सर्वे करना हो, जैसे इंडिया में होता है ना इंडियन फॉरेस्ट सर्वे, तो उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हो। ब्लू इकोनॉमी के लिए यूज कर सकते हो, रेस्क्यू मिशंस के लिए आप यूज कर सकते हो। तो ये सब भी इसमें आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं। अब आज के मेजर जो 7 हम इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे, दैट इज लाइक 7-8 इनिशिएटिव के बारे में, दैट इज एस्ट्रोसैट, एक्सपोसैट एंड आदित्य L1। ये 3 स्पेस बेस्ड हमारी ऑब्जर्वेटरी हैं। देन हम चंद्रयान मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये 2 हमारे एक्सो लाइक आप ये कह सकते हो, नॉट एक्सो बट इंटर प्लैनेटरी मिशंस में आ जाते हैं। देन गगनयान के बारे में बात करेंगे, नाविक के बारे में बात करेंगे, निसार के बारे में बात करेंगे, बिकॉज ये सब रिसेंटली आपके लॉन्च किए गए। तो आइए एक एक करके इन सब के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो आज का हमारा आर्टिकल है दैट इज अबाउट एस्ट्रोसैट। ये तो मेजर 2 क्लासिफिकेशन है और इनके अंदर बहुत सारी सैटेलाइट आ जाती है, 30-40 सैटेलाइट्स हैं। ये जो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं और जो आपकी ये जीसैट सीरीज है, इनसैट सीरीज है, तो 30-40 सैटेलाइट्स इसके अंदर आते हैं। तो हर एक की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हमें। जैसे एडुसैट है भाई, पूरी प्रॉपर एक एजुकेशन के लिए लिया है। ओशन सेट करके एक है जो ओशन की सर्वेलेंस के लिए हमने लगा रखी है। एक ऐसे ही रिसोर्स सेट करके है, तो वो अलग अलग काम के लिए हमने मतलब अलग अलग सैटेलाइट लगा रखी है, बट मोर और लेस
वो इन 2 कैटेगरीज में सेटल हो जाती है। अब इन 2 कैटेगरीज के अलावा हमारे और बहुत से मिशंस हैं और उसी के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मिशन हम डिस्कस करेंगे दैट इज एस्ट्रोसैट। अब एस्ट्रोसैट के बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसको समझो। देखो, एस्ट्रोसैट अभी रिसेंटली अपने 10 साल कंप्लीट करके गया है। कितने साल हो गए इसको लॉन्च किए? 10 साल। तो बहुत बड़ा एक आर्टिकल द हिंदू में पब्लिश हुआ था इसके बारे में। एस्ट्रो बहुत बड़ा एक आर्टिकल द हिंदू में पब्लिश हुआ था इसके बारे में। तो इस वजह से हम इसके बारे में रीड कर, थोड़ा परफेक्शन का ऑब्सेशन है, पर चलो कोई बात नहीं। ठीक है। अब एस्ट्रोसैट की अगर हम बात करें तो इसके बारे में ऑलरेडी यूपीएससी ने हमसे पूछा हुआ है। तो ये इंडिया की फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी थी। इसके लॉन्च के बाद इंडिया बिकेम, आप ये कह सकते हो, फिफ्थ नेशन विद स्पेस ऑब्जर्वेटरी। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन बाकी 4 नेशन है। क्या उसमें यूएस आता है, रशिया आता है, क्या यूरोपियन यूनियन आता है, कौन कौन आता है, आपने वो बताना है। ठीक है। अब ये एक आपकी मल्टी वेव लेंथ वाली ऑब्जर्वेटरी थी। मल्टी वेवलेंथ मतलब अलग अलग वेवलेंथ पे ये ऑपरेट करती थी। तो इसमें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है जैसे एक्सरे, विजिबल लाइट, एंड इसके अलावा ये यूवी रेस को भी डिटेक्ट करता था। मतलब आप ये कह सकते हो कि इट वाज वन ऑफ द सिस्टम जहां पे स्पेस में किसी भी सोर्स से अगर अल्ट्रावायलेट रे आ रही है, एक्सरे एमिट हो रही है, या आपकी ऑप्टिकल या विजिबल लाइट आ रही है, तो हम उसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, से मेजर कर सकते हैं, उससे उसकी लाइक जो भी आउटकम है उसको देख सकते हैं। अब जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम होता है उसमें यूपीएससी का थोड़ा ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन डिटेल का। तो इट वाज लॉन्च्ड इन 2015, जहां पे इसे लॉन्च किया गया था पीएसएलवी। अब खाली पीएसएलवी से काम नहीं चलता। कई बार यूपीएससी पूछ रहा था मिशन का नाम क्या था, तो C30 मिशन था, पीएसएलवी C30 मिशन। अब कितनी हैवी है ये, तो ये पेलोड था आपका तकरीबन 1515 किलो का, 1515 kg, एंड इसका ओरिजिनल लाइफ स्पैन एक्सपेक्टेड जो था दैट वाज 5 ईयर। दूसरी चीज, कौन सी ऑर्बिट में इसे प्लेस किया गया, तो याद रखना लोअर अर्थ ऑर्बिट, जहां पे इसका एल्टीट्यूड जो था वो 650 किलोमीटर का। कितने का था? 650 किलोमीटर। दिस इज द फर्स्ट जो आपका प्रोग्राम था उसके बारे में। अब देखो, इसको लॉन्च करने से हमें मिलने क्या वाला था, बिकॉज ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि एक ऐसा देश जो जिसके अंदर बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन आज की डेट में पॉवर्टी के अंडर आती है, वो इस तरह के प्रोग्राम को क्यों लॉन्च करते हैं। कहते कि इसके फंक्शन क्या थे, वो फंक्शन कहीं ना कहीं आपके ये डिसाइड करेंगे कि इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है। तो पहली चीज हमारा ये मकसद था कि भाई जो आपके न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, है ना, न्यूट्रॉन स्टार को हम यहाँ पे समझ सके। उसके साथ साथ जो ब्लैक होल क्रिएट होते हैं उसके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हो।
दो स्टार पेयर में होते हैं, हम बाइनरी स्टार बोल देते, तो उनके बारे में हम समझना चाहते थे। फिर साथ के साथ स्टार का बर्थ कैसे होता है या उनकी डेथ कैसे होती है स्टार की, तो इस चीज को भी हम यहाँ पे समझना चाहते थे। तो बेसिकली स्पेस के बारे में हमारी जो नॉलेज है उसको और ज्यादा ब्रॉड करने के लिए ये हमने प्रोग्राम लॉन्च, दैट इज द फर्स्ट जो हमारी स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी थी। अब नेक्स्ट जो है दैट इज एक्सपोसैट। क्या है? एक्सपोसैट। अब ये डेडिकेटेड एक ऑब्जर्वेटरी है, मतलब पर्टिकुलरली एक ही चीज के ऊपर फोकस कर, इट इज अ डेडिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी। अब इसमें जो मेजर फोकस है वो है एक्सरे के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ एक्सरे के ऊपर। तो इसमें ये आपकी पॉलीमेट्री को समझेगी, जहां से भी आपके एक्सरे एमिट हो रही है। तो इट ट्राई टू अंडरस्टैंड जो भी आपकी एक्सरे एमिट होती है उसकी पोलराइजेशन क्या है, तो उसकी पॉलरीमेट्री एक्सरे जहां से भी एक्सरे एमिट हो रहे हैं तो उन ऑब्जेक्ट की पॉलीमेट्री को समझने का काम करेगा। अब लेट्स से जो भी इसको एमिट कर रहे हैं तो इसमें कुछ टूल्स भी यूज हुए होंगे। तो टूल्स की बात करें तो दो मेजर कंपोनेंट है इसके। एक आपका आ जाता है स्पेक्ट, ठीक है जी, जो पोलराइजेशन को देखेगा, मतलब नॉर्मल पोलराइजेशन को कुछ रेंज में देखेगा। एक आपका आ जाता है पॉलिक्स। तो ये दो इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए हैं। अब अगेन इसको लॉन्च किसके साथ किया गया, कहां पर प्लेस किया गया, ये सब आपके चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो इट वाज लॉन्च्ड इन ईयर 2024। अगेन किस ऑर्बिट में इसको प्लेस किया गया, इट वाज अगेन लोअर अर्थ ऑर्बिट। इसमें लोअर अर्थ ऑर्बिट, लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया गया। एंड एल्टीट्यूड जो था 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर। नाउ एडिशनली इफ वी टॉक अबाउट, तो आपको याद रखना है इसका भी जो लाइफ स्पैन था दैट वाज 5 ईयर्स, 5 साल का रहा। और लास्ट में इसे लॉन्च बाय PSLV। अब मिशन का नाम हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने आपको कहा C58 मिशन। तो ये चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखनी, ठीक है जी। आई होप आपको लाइक ये टॉपिक समझ में आया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है दैट इज योर आदित्य L1। काफी अच्छी चीज है, बट आदित्य L1 को समझने से पहले अपने को थोड़ी चीजें और समझनी। लेट्स से ये अर्थ है, थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं, एंड दूसरी तरफ ये है हमारा सन। क्या है हमारा सन? सो ऐसा कहा जाता है, एक साइंटिस्ट थे लैग्रेंज, इन्होंने एक बात कही थी कि दो सेलेस्टियल बॉडी के अंदर, तो ये अर्थ है और ये सन है, तो इनके बीच में 5 ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे इनका आपस में जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे को काउंटर कर देगा। ऑलमोस्ट ये 1/10 डिस्टेंस होता है दो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का ना, 1/10 डिस्टेंस पे जो
ग्रेविटी है या ग्रेविटेशनल पुल है वो आपका ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। ग्रेविटेशनल पुल क्या हो जाता है आपका, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। जीरो हो जाता है। तो यहां पर अगर आप किसी चीज को प्लेस करते तो आपको बहुत ज्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो कहा जाता है कि देखो जैसे अर्थ है, अर्थ के बीच में और सन के बीच में ये होगा आपका लैग्रेंज पॉइंट 1। जनरली अगर आपको सन को देखना है तो आप यहां पर अपनी सैटेलाइट को प्लेस करेंगे, ऑब्जर्वेटरी को। ऐसे ही ये लैग्रेंज पॉइंट 2 है। जैसे यहां पर भी आपके कई टेलीस्कोप्स आ जाते हैं। अब यहां पे अगर आपको स्पेस को ऑब्जर्व करना है इसके बैक साइड में तो आप यहां पे प्लेस करेंगे। देन यहां पे आता है आपका लैग्रेंज पॉइंट 3। सन के बिहाइंड अगर आपने यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना है तो आप वहां पे डालेंगे। फिर ये आ गया आपका लैग्रेंज पॉइंट 4 एंड ये आ गया आपका लैग्रेंज पॉइंट 5। तो इस लैग्रेंज पॉइंट 1 जहां पे अर्थ और सन की जो आप ये कह सकते हो कि ओवरऑल ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देती है। तो इस जगह पे हमने आदित्य L1 को प्लेस किया। तो ये यूएस का भी एक प्रोग्राम यहाँ पे साहो रहता है, बट उसके अलावा इंडिया का आदित्य L1 है। क्या है? आदित्य L1 प्लेस करने के पीछे रीजन क्या है? तो कहते हैं कि भी आप कांस्टेंट या कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे। अब इस साल ये न्यूज में रहा है अपनी लाइक जिसने कुछ रीडिंग्स भेजी है उस वजह से। एंड आपकी जो फ्यूल रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम होती है, यानी कम होती है। तो दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच में एक ऐसा पॉइंट जहां पे इन दोनों की जो ग्रेविटी है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे, इसे लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैग्रेंज पॉइंट। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। अब आदित्य L1 की बात की जाए तो इसके बारे में भी कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसके थ्रू हम फोकस कर रहे हैं कोरल मास इजेक्शन, जिसे सोलर फ्लेयर कहा जाता है। इसके ऊपर हमारा फोकस। अब इसके ऊपर फोकस क्यों है? देखो सबसे पहली चीज, सोलर फ्लेयर होता क्या है? ये एक प्लाज्मा है जो अमिट करता है आपका सन, बिकॉज जो आउटर सरफेस है वहां पर कुछ एक्सप्लोजन हुई। तो ये हाईली एनर्जाइज्ड पार्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत नेगेटिव असर डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके एस्ट्रोनॉट्स हैं, तो भाई इनकी जान खतरे में आ जाएगी अगर ये आउटर स्पेस में है। फिर आपकी जितनी भी सैटेलाइट है सब डैमेज हो जाएंगी, प्लस जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम, टावर वगैरह आपने जो भी लगा रखा है सब डैमेज। आपके पावर ग्रिड ये डैमेज हो जाएंगे। मतलब आप ये मान के चलो कि लाइक सन से अमिट होने वाली ये सोलर फ्लेयर सन स्पॉट साइकिल की वजह से होती है, जहां पे सन का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है। इसको सन स्पॉट साइकिल कह दिया जाता है। 11-12 साल का ये साइकिल रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही जो फ्लक्स है अपने मैक्सिमा की तरफ जाता है, मतलब सन स्पॉट साइकिल अपने मैक्सिमा की तरफ जाती है, तो उतनी ज्यादा ये सोलर फ्लेयर्स जो हैं ये आपकी एमिट करता है। और इससे आपके एस्ट्रोनॉट्स की भी जान को खतरा है, सैटेलाइट को भी खतरा है, कम्युनिकेशन चैनल सारे ठप हो जाएंगे, आपके पावर ग्रिड ठप हो जाएंगे, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं ये भी खत्म हो जाएंगे। एंड एडिशनली इसमें एक ब्यूटीफुल फिनोमेना भी देखने को मिलता है, दैट इज अरोरा। अरोरा बोरियोलिस इन द नॉर्दर्न साइड, अरोरा ऑस्ट्रेलिस इन द सदर्न साइड। तो अब अरोरा क्या होता है? जब गैसेस के साथ, आपके एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ इंटरेक्ट करती है आपकी सोलर फ्लेयर। अब अर्थ को वैसे इस सोलर फ्लेयर से प्रोटेक्ट करती है अर्थ की जो आप ये कह सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड है। आपको सबको पता होगा अर्थ की जो इंटीरियर है इसमें दो कोर के हिस्से होते हैं, एक इनर कोर एक आउटर कोर। आउटर कोर मोल्टन आयरन से बना हुआ है,
नीफी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, निकल एंड फेरस। तो जब आयरन आपका सर्कुलेट करता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बिल्ड करता है अर्थ के इर्द गिर्द, और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम प्रोटेक्टेड है। बट क्योंकि पोल के ऊपर ये थोड़ी वीक रहती है, तो पोलर एरिया में आपको अक्सर अरोरास जैसे फिनोमेना देखने को मिलते हैं। नॉर्दर्न साइड में इसे बोरियोलिस कहा जाता है और सदर्न साइड में इसे ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। तो बेसिकली इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमने इसे भेजा है। तो बात की जाए आदित्य L1 की, तो भाई इसमें जो पेलोड है, पेलोड समवेयर अराउंड 1475 किलोमीटर केजी था, 1475 केजी। अब दूसरी चीज, मिशन का नाम था PSLV C57 मिशन। कौन सा? C57 मिशन। इसको लॉन्च कब किया गया? लॉन्च किया गया था 2023 में। इस साल न्यूज में रहा है, इस वजह से हमें पढ़ना चाहिए। एंड इसकी ऑर्बिट क्या है? तो मैं कहूंगा इसकी जो ऑर्बिट है दैट इज लैग्रेंज L1, लैग्रेंज 1, नॉट लैग्रेंज। इसे हमने अर्थ और सन के बीच में लैग्रेंज पॉइंट 1 पे प्लेस। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो चंद्रयान 2, 3 कॉमनली इसके बारे में पढ़ेंगे। तो या चंद्रयान 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। तो अभी हमें प्लैनेटरी मिशंस को देखना है। हैव टू चेंज द कलर, चेंज्ड। अब बात करते हैं चंद्रयान। इसकी चंद्रयान, तो चंद्रयान को हमने जो पहला मिशन था PSLV से लॉन्च किया, P11 मिशन। तो आपको याद रखना है it was launched in 2008 with PSLV. Mission name was PSLV C11। तो PSLV का 11वां सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या था? हम यहाँ पे एक ऑर्बिटर भेजना चाहते थे। कोर ऑब्जेक्टिव, कोर ऑब्जेक्टिव, तो कहते हैं यहां पे हम एक लूनर ऑर्बिटर भेजने के ऊपर हमारा फोकस था, जो मून के सरफेस के आसपास चक्कर काटे। तो इससे हम एक 3D मैप क्रिएट करना चाहते थे लूनर सरफेस का, साथ ही साथ मून के एटमॉस्फेयर को समझना चाहते थे, एंड उसके अलावा मून की मिनरलॉजी को समझना चाहते थे। और इसी के थ्रू हमने वाटर की डिस्कवरी की थी। तो इसकी की आउटपुट अगर कोई मुझसे पूछे तो ये भी एक इसका की आउटपुट है। बट इसके अलावा इट वाज आल्सो लाइक सेकेंडरी मिशन की बात करें, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव या मिशन की बात की जाए तो ये एक इम्पैक्ट प्रोब भी था। मतलब यहां पे हमने लूनर सरफेस पे हार्ड लैंडिंग की थी, एक चीज को ऊपर से धड़ाम से नीचे फेंक दिया। दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। तो स्टार्टिंग में जब इसे लॉन्च किया गया 2008 में, तो हमने इसे ऑर्बिटर को इट वाज प्लेस्ड एट 100 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे। फिर बाद में 2009 के अंदर इस एल्टीट्यूड को 200 किलोमीटर कर दिया था हमने, ताकि थोड़ा और होलिस्टिक बड़ा व्यू मिल सके। US, UK, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया ने कुछ कंपोनेंट हमें प्रोवाइड करे थे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम इसका क्या था?
डिस्कवरी ऑफ व्हाट, स्पेशली नियर द पोल, दैट वाज द थिंग। अब सेकंड मिशन आता है, आई विल से कंप्लीट फेलियर, बट गवर्नमेंट कहेगी कि पार्शियल फेलियर, बट चलो कोई बात नहीं, फेलियर तो फेलियर ही है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसके बाद आता है आपका चंद्रयान। अब इसको हमने पीएसएलवी के थ्रू लॉन्च नहीं किया। अब इस टाइम हमारा जो फोकस था दैट वाज कि जब ईयर लॉन्च्ड इन 2019 with GSLV, और ये GSLV का आप कह सकते हो कि 12th मिशन था। तो GSLV F12 के साथ हमने इसे लॉन्च किया। ऑब्जेक्टिव सॉफ्ट लैंडिंग एट लूनर साउथ पोल। अगर हम इसे अचीव कर लेते तो हम दुनिया की पहली कंट्री जो साउथ पोल पे लैंड की, और इवन डार्क साइड पे हमसे पहले फिर चाइना ने एक झंडे गाड़ दिए थे, बट लूनर साउथ पोल पे तो लैंड करने वाले हम पहले ही थे। तो सॉफ्ट लैंडिंग मतलब आप धीरे धीरे इसको स्पीड को मैनेज करेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पीड को, और उसके थ्रू हम इसे लैंड करेंगे। तो इसमें 3 कंपोनेंट हम लेके गए थे। थ्री कंपोनेंट, एक था हमारा ऑर्बिटर, एक हमारा लैंडर था, एक हमारा रोवर था। तो ये 3 कंपोनेंट के साथ हम गए थे। एक हमारा रोवर था। तो ऑर्बिटर ठीक है, हम कहीं भी प्लेस करें, इसका नाम हमने कुछ डिसाइड किया था, बट लैंडर को हमने विक्रम साराभाई के नाम पे विक्रम नाम दिया था, और यहाँ पे जो रोवर था इसको नाम दिया था प्रज्ञान। बट ये क्रैश कर जाता है, एंड जिसकी वजह से टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो इंडिया अपने मिशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाया। बट इंडिया हारा नहीं। अब इसके बाद हम लेके आते हैं अपना चंद्रयान 3। इसके बाद हम लेके आते हैं अपना चंद्रयान 3। अब चंद्रयान 3 में क्या खासियत थी? पहली बात तो लॉन्च कब किया गया? 2023 में किया गया। ऑब्जेक्टिव सॉफ्ट लैंडिंग एट साउथ पोल, कोई सेम ऑब्जेक्टिव के साथ गया था। इसमें कंपोनेंट की बात कीजिए तो एक मॉड्यूल था, बट उसके अलावा एक हमने लैंडर भेजा था जिसका नाम अगेन हमने विक्रम ही रखा था, एंड इसके बाद एक रोवर गया था, रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। तो ये 2 चीजें आपको यहाँ पे देखने को। अब इसमें एक आपका डिवाइस हमने यूज किया था, दैट इज एसटी। इसने ये बताया कि लूनर सरफेस का टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, बट हम एक्सपेक्ट थोड़ा कम कर रहे थे। जहां पे ये लैंड किया इसको बाद में जाके शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? शिव शक्ति पॉइंट। एंड एडिशनली अगर हम बात करें तो यहां पे ये याद रखना, इसका जो ऑपरेशनल टाइम था दैट वाज 1 लूनर डे या 14 अर्थ डे। इसके बाद ये वापस कभी होश में नहीं आया। ये चीजें हैं जो आपको इसके बारे में याद रखनी है। नाउ इसके बाद हमें मार्स ऑर्बिटर मिशन के बारे में समझना है।
अगेन जैसे लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए हमने ऑर्बिटर भेजा था सबसे पहले, तो यहाँ पर भी हमने ऑर्बिटर ही भेजा। तो मॉम मिशन, मिशन मंगल, जो भी आप कहना चाहिए। इसके ऊपर तो आपने इवन अक्षय कुमार की मूवी भी देखी होगी। मार्स ऑर्बिटर मिशन। तो इसका एक और नाम भी था, दैट इज मंगलयान। जैसे अभी हम एक और इंटरप्लैनेटरी मिशन प्लान कर रहे हैं, दैट इज शुक्रयान। तो ऐसे ही इसका नाम था। इसे लॉन्च किया गया था ईयर 2013 में, 2013 में। और लॉन्च करने के लिए लॉन्च्ड बाय PSLV C-25। तो PSLV C-25 मिशन, जब हमने इसे लॉन्च किया तो वी बिकेम फर्स्ट कंट्री टू अचीव ऑर्बिट इंसर्शन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। कि पहली बार में मार्स की ऑर्बिट को अचीव करने वाले हम दुनिया के पहले कंट्री बने। साथ के साथ फोर्थ कंट्री जो कि मार्स तक पहुंची। अब अगर हम बात करें इसमें, तो इसका लाइफ स्पैन जो था दैट वाज 7 ईयर। चलो पहले एक्सपेक्टेड की बात करते हैं। एक्सपेक्टेड था 6 मंथ, बट भाई इंडियन मेड चीज है, तो एक्चुअल में ये 7 साल तक ऑपरेशनल रहा। पेलोड की बात करें कितनी हैवी थी, तो 1350 किलो की थी, 1350। वही एटमॉस्फेयर को स्कैन करना, मिनरोलॉजी को, मार्शियन सरफेस को समझना, मॉर्फोलॉजी को समझना, ये सब इसके ऑर्बिटर के यही काम होते हैं। और इन्हीं काम को इसने पे आपको अचीव करके, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पे याद रखना। अब इसके बाद अभी रिसेंटली क्या हुआ कि इंडिया की फोर्थ सैटेलाइट भी, अब ऑपरेशनल 7 थी, होनी चाहिए थी, बट 7 में से कुछ आपकी पहले ही डिफंक्ट हो चुकी थी। अब 4 बची थी, 4 में से चौथी भी अब डिफंक्ट हो चुकी है। तो नाविक इस वजह से आपका न्यूज में था। तो नाविक एक्चुअल इसका नाम नाविक नहीं था, है ना। नाविक की फुल फॉर्म क्या है? नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, दैट इज नाविक फॉर यू। बट इसका ओरिजिनल नाम जो था दैट वाज इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है जी। अब ये रीजनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो इंडिया एंड बियॉन्ड इंडिया 1500 किलोमीटर तक इसकी कवरेज है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हम पाकिस्तान की लोकेशन कैसे पता लगा सकते थे? इसी के थ्रू प्रोवाइड। अब इसमें आपको 20 मीटर तक की एक्यूरेसी देखने को मिलती है, एंड एल एंड एस दोनों बैंड्स का इसमें इस्तेमाल किया गया। एल एंड एस दोनों बैंड का इस्तेमाल किया गया। अगर सर्विसेज की बात की जाए तो 3 चीजें याद रखना। पहला स्टैंडर्ड सर्विसेज है, स्टैंडर्ड आपकी सिविलियन यूज के लिए, आप और मैं हम सभी इसको यूज कर सकते हैं। दूसरी है आपकी रिस्ट्रिक्टेड,
ये मिलिट्री यूज के लिए या आप कह सकते हो कि स्ट्रैटेजी वगैरह के लिए हम यूज कर सकते हैं। बट इसके अलावा इसमें एक खास बात ये भी है, ये एसएमएस सेंड कर सकता है वार्निंग का टू फिशरमैन कि अगर कहीं पर एकदम से कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो भाई उसमें आप इसका यूज कर सकते हो लोगों को, जो फिशरमैन से उनको बताने के लिए। अब जैसे मान लो ये अर्थ है, ये पर्टिकुलर पार्ट आप इंडिया लगा लो, तो यहाँ पे ये एक सैटेलाइट है जो कि आपकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, फिर ये भी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डाल रखी है और ये भी हमने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डाल रखी है। तो ये 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। इसके अलावा 4 सैटेलाइट को हमने जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में डाल रखा है। तो टोटल 7 है। वैसे हम 13 सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं, बट अभी ऑपरेशनल सिर्फ 3 है। तो 2013-14 से जब से ये ऑपरेशनल हुई है उसके बाद से काफ़ी सारे लाइक सैटेलाइट हमने लॉन्च किए। इसमें एटॉमिक क्लॉक जो रुबीडियम की यूज़ की गई थी उसमें कुछ प्रॉब्लम रही थी। अभी इसको हम अपग्रेड कर रहे हैं एनवीएस सैटेलाइट्स के साथ, जिसमें इंडिजिनस मेड हम एटॉमिक वॉचेस को यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे दुनिया भर में बहुत सारे लोग हैं, मतलब कंट्रीज हैं जिनके खुद के सैटेलाइट सिस्टम्स हैं ऐसे नेविगेशन के। जैसे इसमें 3 का नाम खासकर याद रखना, यूएस का जीपीएस है, फिर गलीलियो है आपका। गलीलियो जो है ये आपका इसका यूरोप का है। गलीलियो किसका है? यूरोप का है। एंड इसके अलावा रशिया का ग्लासनोस। ये ग्लासनोस, गलीलियो और ये मैंने इसलिए नाम याद रखने के लिए कहा है, ये इसका है, ये यूरोपियन यूनियन का है और ये रशिया का है। ये नाम मैंने इसलिए याद रखने के लिए कहा है, ये आपके ग्लोबल है, दुनिया में सारी जगह पे। अब इसके अलावा जापान का है एक क्विड्स करके, जापान का, ये रीजनल है। चाइना अभी बिल्ड कर रहा है, बट वाइडू करके इसका खुद का एक सैटेलाइट सिस्टम है, ये भी आपका रीजनल सैटेलाइट है। याद रखना, इंडिया का रीजनल है, जापान का और चाइना का, यूरोप, रशिया और यूएस का आपका इंटरनेशनल। तो आज की डिस्कशन में यहीं तक ही रखते हैं। इसके फर्दर हम फॉरेन मिशन या कुछ रिसेंट टाइम के आपके जो मिशन होंगे उनको डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करना। एंड मोर ओवर, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही।